हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 114 है। 113 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। या फिर किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म की पहचान कीजिए। संज्ञ ज्वालामुखी इक्वाडोर, ताल ज्वालामुखी फिलीपींस, माउंट सिनाबंग इंडोनेशिया, सेमरू ज्वालामुखी फिलीपींस। देखिए, इसमें आपको गलत युग्म की पहचान करनी है। संज्ञ ज्वालामुखी ये जो है कि आपका कहाँ पे है, तो इक्वाडोर में है। ताल ज्वालामुखी ये आपका फिलीपींस में है। माउंट सिनाबंग ये ज्वालामुखी जो है कि इंडोनेशिया में है। और सेमरू ज्वालामुखी जो है कि फिलीपींस में नहीं है, ये कहाँ पे है, तो ये इंडोनेशिया में है। तो ये आपका डी ऑप्शन जो है कि गलत हो जाएगा। भारत में प्राचीनतम ताम्रपाषाण संस्कृतियों में आहड़ और बनास संस्कृति की खोज कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा क्षेत्र में, राजस्थान का मेवाड़ का क्षेत्र, मध्य प्रदेश का ग्वालियर क्षेत्र। बात की जा रही है कि भारत में जो प्राचीनतम ताम्रपाषाण संस्कृतियों में जो आहड़ और बनास संस्कृति है, उसकी खोज जो है कि कहाँ की गई थी? तो भारत में प्राचीनतम ताम्रपाषाण संस्कृतियों में आहड़ और बनास संस्कृति की खोज जो कि राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में की गई थी। यह हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। देखिए, इस संस्कृति के लगभग 100 स्थल इसके मुख्य धुरी के आसपास थे। मतलब कि ये जो है कि बनास और उसकी जो सहायक नदियाँ एवं बांसवाड़ा उदयपुर में उप जो सहायक नदी हैं, उनकी घाटियों में जो है कि ये स्थित है। और आहड़ प्रौद्योगिकी मुख्यतः कहाँ किस पे आधारित है? तो ये जो है कि तांबे पे आधारित है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ऋग्वैदिक समाज के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पुरुषों के विपरीत महिलाओं को अनेक आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास के अवसरों से वंचित रखा जाता था। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था। इनमें से सही उत्तर का आपको चयन करना है। देखिए, अगर हम बात करें ऋग्वैदिक समाज की, ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो पुरुषों के विपरीत महिलाओं को उनके आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास के अवसरों से वंचित रखा जाता था। बिल्कुल ये गलत है। देखिए, ऋग्वैदिक समाज में जो महिलाएं थी वो भी उच्च स्थिति उनको भी प्राप्त थी। ऋग्वैदिक काल में कुछ प्रमुख जो महिलाएं थी वो जो है कि कवित्रियों थी, और जैसे कि अपाला, विश्ववरा, लोपमुद्रा एवं घोष, ये जो है कि क्या थी, कवियत्री थी। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो है कि इनको वंचित रखा जाता था। तो ये आपका गलत है। और ऋग्वैदिक समाज जो है कि पितृसत्तात्मक समाज था। बिल्कुल सही है कि ऋग्वैदिक समाज जो था वो पितृसत्तात्मक समाज था। और ऋग्वैदिक काल में सती प्रथा तथा बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं नहीं थी इसमें। ठीक है, तो पहला क्या है, गलत है, और दूसरा सही है। तो ए गलत है, परंतु आर जो है कि सही है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। महालवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत खेत राजस्व मूल्यांकन की मूल इकाई थी। इस व्यवस्था के तहत रैयत जमींदारों को एक परिवर्तनीय राशि का भुगतान करते थे, जो कि इसके पश्चात ब्रिटिश को भुगतान करने लगे। एंड तीसरा है कि इस व्यवस्था की संकल्पना हाल्ट मैकेंजी द्वारा की गई थी। देखिए, अगर हम बात करें इसकी महालवाड़ी व्यवस्था की, तो इसमें जो है कि इसके अंतर्गत खेत राजस्व मूल्यांकन की मूल इकाई थी। बिल्कुल ये सही है। और इस व्यवस्था के तहत रैयत जमींदारों को एक परिवर्तनीय राशि का भुगतान करते थे, जो कि इसके पश्चात ब्रिटिश को भुगतान करने लगे। यह आपका गलत है। और तीसरा है कि इस व्यवस्था की संकल्पना हाल्ट मैकेंजी द्वारा की गई थी। देखिए, हाल्ट मैकेंजी महालवाड़ी व्यवस्था की संकल्पना से जुड़ा था, न कि इसकी व्यवस्था जो है कि इसके द्वारा की गई थी, इसलिए यह गलत है। और उत्तर भारतीय समाज में जो गांव था एक महत्वपूर्ण था वो,
और एक गांव के भीतर प्रत्येक भूखंड के अनुमानित राजस्व को जोड़ करके उस राजस्व की गणना की गई थी। देखिए, जो प्रत्येक गांव को चुकाना था, इस मांग को समय समय पर संशोधित किया जाना था और यह अस्थायी रूप से निर्धारित नहीं की गई थी। देखिए, राजस्व एकत्र करने तथा कंपनी को उसका भुगतान करने का कार्य जो है कि जमींदार को न सौंप करके ग्राम प्रधान को सौंपा गया था। और यहाँ लिखा गया है कि जमींदारों को एक परिवर्तनीय राशि का भुगतान करते थे, नहीं, ये जो है कि ग्राम प्रधान को सौंपा गया था ये चीज़ें, तो इसलिए ये गलत है। तो यहाँ पे केवल क्या है, केवल एक ही सही है आपका। सहायक संधि कैसी प्रणाली थी? ऐसी संधियाँ जो भारतीय राज्यों में शासकों के वंशानुगत अधिकारों को प्रतिबंधित करती थी। यूरोपीय व्यापारियों के मध्य भारतीय राज्यों आर्थिक विभाजन से संबंधित समझौते और भारतीय राज्यों और अंग्रेजों के मध्य आर्थिक साझेदारी की प्रणाली एंड भारतीय राज्यों और राज्यों के मध्य राजनीतिक और सैन्य समझौता। बात की जा रही है सहायक संधि की, ये कैसी प्रणाली थी? तो ये जो है कि भारतीय राज्यों और अंग्रेजों के मध्य राजनीतिक और सैन्य समझौता, ये ऐसी प्रणाली थी। देखिए, सहायक संधि के शर्तों के अकॉर्डिंग भारतीय शासकों को अपना स्वतंत्र सशस्त्र बल रखने की अनुमति नहीं थी। उन्हें कंपनी द्वारा संरक्षित किया जाना था, लेकिन उन्हें इसके लिए कंपनी को सहायक बलों के लिए भुगतान करना था, जिसका रख रखाव जो कि कंपनी के द्वारा इस संरक्षण के उद्देश्य के लिए किया जाना था। ठीक है, और यदि भारतीय शासक भुगतान करने में विफल रहते हैं तो उसके क्षेत्र का एक हिस्सा जो है कि दंड स्वरूप, मतलब कि पेनाल्टी के तौर पर ले लिया जाता था। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा गेहूं का प्रमुख किस्म नहीं है? सोनालिका, अर्जुन, कल्याण सोना, हंसा। पूछा जा रहा है कि गेहूं की प्रमुख किस्म कौन सी नहीं है? तो देखिए, सोनालिका ये भी आपकी गेहूं की किस्म है, आपका अर्जुन ये भी है, कल्याण ये भी है, और हंसा की अगर हम बात करें तो ये गेहूं की प्रमुख किस्म नहीं है, ये जो है कि चावल की प्रमुख किस्म है। अगर चावल के बारे में बात करें तो चावल में जमुना, करुणा, जया, पद्मा, कांची, कृष्णा, पूषा सुगंधा 5, माही सुगंधा, ये सब सारी चीज़ें जो है कि आपके धान की, मतलब चावल की किस्में हैं। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। गांधी जी 3 अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिकाओं के संपादक थे। निम्न में से ये पत्रिकाएं कौन कौन सी? नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन। देखिए, गांधी जी 3 अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिकाओं के संपादक थे। इनमें से पत्रिकाएं वो कौन कौन सी हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो यंग इंडिया गांधी जी की पत्रिका है, इंडियन ओपिनियन ये भी गांधी जी की पत्रिका है, और हरिजन ये भी जो है कि गांधी जी की साप्ताहिक पत्रिकाएं हैं। देखिए, नवजीवन के बारे में बात करें हम तो नवजीवन जो है कि ये नेशन हेराल्ड के प्रकाशकों में 1 नवंबर 1947 को दैनिक नवजीवन का प्रकाशन शुरू किया गया। देखिए, इसके पहले अगर हम बात करें ना ये नवजीवन के बारे में, तो इसके पहले यह एक अखबार जो है कि महात्मा गांधी जी निकालते थे। ठीक है, इसीलिए जो है कि दैनिक जीवन का, ये दैनिक नवजीवन का जो प्रकाशन शुरू हुआ तो इनसे गांधी जी से अनुमति ली गई। ठीक है, तब जाकर के ये शुरू किया गया। तो ये जो है कि इनके जो अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिकाएँ हैं उसमें से ये नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से सबसे पहले किस संगठन का गठन किया गया था? बम्बई एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, पूना सार्वजनिक सभा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। पूछा जा रहा है कि सबसे पहले किस संगठन का गठन किया गया था? देखिए, अगर हम बम्बई एसोसिएशन की बात करें तो इसका गठन जो है कि 1892 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। मद्रास महाजन सभा के बारे में बात करें तो इसका जो है कि 1884 में किया गया। पूना सार्वजनिक सभा की बात करें हम तो 1870 में किया गया, और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो ये 1851 में किया गया। तो इसमें पूछा जा रहा है कि गठन जो है कि सबसे पहले किया गया था, मतलब किस संगठन का गठन किया गया था सबसे पहले? तो इसमें किया गया था इसका ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का। गलत युग्म की पहचान कीजिए। हार्टिकल्चर बागवानी, हाइड्रोपोनिक्स हवा में पौधे को उगाना, पोमीकल्चर फलों का उत्पादन, फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन। देखिए, हार्टिकल्चर ये जो है कि बागवानी कृषि से संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स
हवा में पौधे को उगाना। देखिए हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है कि हवा में पौधों को नहीं उगाया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत जो है कि जल में पौधों को उगाया जाता है, न कि हवा में। लेकिन जिसको हवा में उगाया जाता है, हवा में पौधों को, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको एरोपोनिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत है। पोमीकल्चर फलों का उत्पादन से और फ्लोरिकल्चर जो है कि फूलों के उत्पादन से संबंधित है। इसमें गलत है आपका बी ऑप्शन। जनगणना 2011 के अनुसार सत्य कथन की पहचान कीजिए। उत्तर प्रदेश में पुरुषों का प्रतिशत 52.29 है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं का प्रतिशत 47.71 है। और उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। देखिए 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बात की जा रही है, इसमें से सत्य कथन की पहचान करना है। उत्तर प्रदेश में जो पुरुषों का प्रतिशत है वो 52.29 है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं का प्रतिशत है वो है आपका 47.71। और उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है वो भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% है। तो तीनों सही है, तो इट मीन्स की हो जाएगा कि उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, मदन मोहन मालवीय। देखिए महाड़ सत्याग्रह जो था इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका नेतृत्व जो है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किया गया था। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कुल कितनी है? 67.68%, 77.68%, 69.68%, 73.68%। तो 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो कुल जो है कि कितना है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक में मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी ID स्टडी विद श्री 25 श्री GS पॉइंट, और ये टेलीग्राम का चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों पे कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।